जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमंत एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आपके सीटेट एग्जाम से संबंधित जो भाषा एक यानी कि हिंदी भाषा है, इससे संबंधित प्रश्न है, जिसमें आज हम दो गद्यांश और एक कविता को देखेंगे। देखना, आपके जो सिलेबस है उसमें खासकर से जो गद्यांश वाले पार्ट हैं उसको अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर देखना। और ये PYQ क्वेश्चन है जो कि आपके 2011 से 2025 के बीच में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहां पर देखते पहले नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी कि 1 से लेकर 8 के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। आपको पहले यहां पर गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसी में से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न है उसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है। तो ऐसे में आपको उसे चेक करना है, जानना है, तभी जाके इसका आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले पढ़ते हैं गद्यांश को। पिछले 5 सालों में ठीकने, कमजोर और कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति एक दशक के सुधार के एकदम उलट है। दुनिया भर में बच्चों के पोषण को मापने के 4 पैमाने होते हैं। लंबाई के हिसाब से वजन कम होना, लंबाई का कम होना, सामान्य से कम वजन होना और चौथा है पोषण तत्वों की कमी होना। कुपोषण को उम्र के हिसाब से लंबाई कम होने का अहम कारण माना जाता है। शुरुआत में यदि बच्चे की लंबाई कम रह गई तो बाद में उसकी वृद्धि की संभावना बेहद कम रह जाती है। बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई थी। खाद्य सुरक्षा और खाने में विविधता कुपोषण दूर करने के लिए जरूरी है। ये दोनों ही बातें सीधे आय से जुड़ी होती है। समुचित आय नहीं होगी तो बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को पोषण मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसा आकलन है कि देश में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। शहरी संपन्न वर्ग के बच्चों में चुनौती दूसरी है। यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है दौड़ भाग के खेलों में कम हिस्सा लेना, बाहरी खेलों में हिस्सा लेना शहरी बच्चों ने पहले ही कम कर दिया था। कोरोना काल में यह तो एकदम बंद हो गया। तो आपने इसे पढ़ लिया इस गद्यांश को। अब इसी से संबंधित हम प्रश्न को देखते हैं। पहला, शहरी वर्ग के बच्चे किस समस्या से जूझ रहे हैं? किस समस्या से गुजर रहे हैं बताना है आपको। कुपोषण की, वजन कम होने की, या मोटापे की, या भोजन की कमी से। अभी जस्ट बताया था ना आपको, शहरी क्षेत्रों में कुपोषण तो कम देखने को मिलता है, लेकिन इनका एक दूसरा समस्या रहता है। दूसरा समस्या ये है कि बच्चे जो है मोटापा का शिकार हो रहा है। आप देख रहे हैं शहरों के जो बच्चे हैं ना वो ज्यादातर मोटे हो जाते हैं। तो ये जो है बच्चे की समस्या है शहरी वर्ग के, क्योंकि खेलकूद ज्यादा करते नहीं है और कोरोना काल की वजह से और ज्यादा यहाँ बंद हो गया है, ऐसा गद्यांश में दिया है। ठीक है, तो बस इसको ना बहुत ही आसानी से आप पढ़ना है और पढ़ते हुए समझना है, फिर आंसर आपका मिल जाएगा। बच्चों के पोषण को मापने का पैमाना नहीं है। बताओ, बच्चों के पोषण को मापने का पैमाना नहीं है। वजन, ये तो पैमाना है ही। ठीक है, वजन नापते हैं कि 1 साल के बच्चे का वजन कितना है, 2 साल का कितना है। लंबाई को भी देखते हैं, पोषक तत्वों को भी देखते कि उनके भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल हो रहा है। सिर्फ एक चीज है सामाजिक श्रेणी। ये जो है बच्चों के पोषण को मापने का पैमाना नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सामाजिक श्रेणी सही रहेगा। ठीक है, विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में किन बच्चों की संख्या में कमी आई थी? बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा कि विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में किन बच्चों की संख्या में कमी आई थी? बताओ, कुपोषित बच्चे में, कि मोटापे से ग्रस्त बच्चे में, कि ज्यादा वजन वाले बच्चे में, या कम लंबाई वाले बच्चे में? अभी जस्ट बताया था आपको, याद करो,
जो पहले पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है उसमें दिया है कि विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में जो कुपोषित बच्चे हैं इनकी संख्या में कमी आई है, क्योंकि सरकार के द्वारा जैसे कि मिड डे मील का योजना है या आंगनबाड़ी के माध्यम से उसको दलिया वितरण कराना है या और पौष्टिक चीजों का खान पान में ध्यान देना है, तो इन सभी से कुपोषित बच्चों में कमी आई है ग्रामीण क्षेत्रों की। ठीक है। चौथा प्रश्न है कुपोषण को दूर किया जा सकता है। बताओ, कुपोषण को दूर किया जा सकता है। एक तो जो होता है वहां बताओ यहां पर खाद्य सुरक्षा से, खाने में विविधता से या आर्थिक आय बढ़ाने से। दोस्तों यहां पर देखो एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुपोषण यानी कि सीधे सीधा है खाना से संबंधित है। भाई अगर आपकी खाद्य सुरक्षा है यानी कि आपको एक मानक दिया जा रहा है कि आपको इतने इतना खाना है, सरकार की तरफ से एडवाइस है कि आपको मिड डे मील में ये चीज देना है, तो ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। और खाने में भी विविधता, ऐसा ना हो कोई एक ही प्रकार के हो, जैसे सब्जी खा रहे हैं है ना, तो उसमें जो है अलग अलग जो पालक भाजी रहता है ना, या फिर और कुछ मुनगा भाजी रहता है, ये सभी इसी में आ जाएगा, जो कि आपके कुपोषण को दूर करने का बेहतर कारण बन सकता है। तो कुपोषण को दूर किया जा सकता है 1 और 2 में, आर्थिक आय बढ़ने से नहीं। भाई किसी का आर्थिक आय बढ़ गया इसका मतलब उनका खान पान अच्छा हो ना हो ये उस पर निर्भर नहीं करता। तो फिलहाल चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन है 1 और 2, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। शहरी बच्चों में मोटापे की समस्या को दूर करने का कारगर उपाय होगा कि बच्चों को, बताओ शहरी क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो मोटापे का शिकार रहते हैं, तो इनको अगर दूर करना है तो इसके लिए कारगर उपाय होगा कि बच्चों को क्या रहेगा, दौड़ भाग वाले खेलों में शामिल किया जाए। दौड़ना है, कूदना है, रस्सी दौड़ है ना, ऊंची दौड़ है, मतलब ऊंची कूद है, तो ऐसे जैसे क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, ये सभी गेम जिसमें शरीर में थकान होना चाहिए, शरीर में आप दोनों तो पसीना आना चाहिए, तो इस प्रकार से खेल अगर खेलता है तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो मोटापे की समस्या है उसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। गद्यांश में खालिस्तान और खालिस्तान के बीच संबंध पर प्रकाश डाला गया। बताओ अभी जो गद्यांश हमने पढ़ा उसमें खालिस्तान और खालिस्तान, आय मोटापा, पोषण आय, पोषण शहर, पोषण खेलकूद, क्या रहेगा, मुख्य आपको बिंदु को लेकर चलना है। एक तो गद्यांश में हमने कुपोषण से संबंधित चीज पढ़ा यानी कि ये पोषण से संबंधित है, और दूसरा आय से है, क्योंकि आय में कमी ये भी क्या होता है, कहीं ना कहीं खान पान पर प्रभाव पड़ता है। जिनका आय अच्छे नहीं होता उनका खान पान भी सामान्य रूप से रहता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जो कि 6वें प्रश्न का है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आपको एग्जाम में याद रखना है, हो सकता है यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, इसलिए आपको सभी दृष्टिकोण से तैयार होना है। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, कुपोषित, शहरी, ठीकरे, लंबाई। अभी जस्ट हमने पढ़ा उस गद्यांश में कुपोषित बच्चे इनका शीर्षक है, तो कुपोषित बच्चे जिसकी वजह से ठीकने हो जाते हैं, लंबाई कम होते हैं, ये तो लगभग सेम है, लेकिन जो भिन्न है वह शहरी क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका रहेगा, जो कि अन्य जो शब्दावली है इनसे यहां भिन्न है। 8वां प्रश्न है अति कुपोषित बच्चे में अति शब्द है। अति कुपोषित, इसमें से अति शब्द का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, संज्ञा है कि क्रिया विशेषण है या विशेषण है या प्रविशेषण है। दोस्तों अति जो है ना ये प्रविशेषण के अंतर्गत आता है, याद रखना है। ठीक है, ये संज्ञा क्रिया विशेषण विशेषण नहीं है, ये दरअसल प्रविशेषण के अंतर्गत आता है अति। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया पहला गद्यांश का, जो 1 से लेकर 8 नंबर के प्रश्न तक है वो। अब कुछ सामान्य प्रश्न लिखते हैं, फिर उसके बाद गद्यांश, फिर सामान्य प्रश्न, फिर उसके बाद एक कविता वाला प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, 9वें नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बताओ, भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए
आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अच्छी लिखावट पर, कि व्याकरण पक्ष पर, या शब्द सीमा पर, या विचारों की अभिव्यक्ति पर? आपको समझना है लेखन कौशल, यानी कि आप जिस कौशल का विकास करना चाहते हो, लेखन कौशल, तो लिखने को तो सभी को आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है व्याकरण का प्रयोग करना। कहां पर ता का प्रयोग करना है, कहां पर ती का प्रयोग करना है, कहां पर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, एक वचन है, इन सभी के बारे में आपको जानना चाहिए, तभी जाके आपके लेखन कौशल का विकास होगा। हालांकि अच्छी लिखावट भी है, लेकिन जिनका हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं बनता, इसका मतलब वो क्या लेखन कौशल नहीं कर सकता? क्या जरूर कर सकता है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आपका व्याकरण पक्ष बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है कि युक्ति के रूप में बहुभाविकता का क्या अर्थ है? बताओ, युक्ति के रूप में बहुभाविकता का क्या अर्थ है? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, या सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, या शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, या शिक्षार्थियों को विदेशी भाषा सिखाने में सामर्थ्य बनाना। आपको यह देखना है प्रश्न का, ये आपके PYQ क्वेश्चन है। युक्ति के रूप में बहुभाविकता, बहुभाविकता का अर्थ यह होता है कि विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, अनेक भाषाओं का। अब इतना तो ये है, एक कंपलसरी क्या होता है, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, उसके बाद आपका अपना मातृभाषा है, तो ये तो जरूरी है। तो विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण ही युक्ति के रूप में बहुभाविकता, बहुभाषिकता का अर्थ है। यहां पर शायद भाषिकता रहेगा, तो इस हिसाब से आपको ए ऑप्शन इसका सही लगाना है। ठीक है, 11वां नंबर का प्रश्न है कि पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है? बताइए, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है? पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना, पठन का मतलब लिपि पढ़ना, पठन सामग्री के विचारों का संकेतीकरण पठन करना है, या लेखन बनने के लिए, लेखक बनने के लिए पठन आवश्यक है? पढ़ना है आपको। पठन शिक्षण शास्त्र किस बात पर निर्भर करता है? कि पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। भाई आपका देखो, पठन यानी कि पढ़ना, तो पढ़ना शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है? पढ़ते हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये भी तो जानना है ना। आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको याद नहीं है तो ऐसा नहीं, पहले आप जिस चीज को पढ़ रहे हो, जिस चीज का आप पठन कर रहे हो, उसका मतलब यही है कि आपको उसका अर्थ भी जानना है, उसका अर्थ को ग्रहण करना है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? बताओ, भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को कहानी में पठन के लिए समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को भाषा सीखने में के मौके देना। तो दोस्तों एक चीज देखना, भाषा अधिगम में जब भाषा के को आप सीख रहे हो, तो उसमें युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य एक ही है कि शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना। जैसे कि आज भी अपने घरों में जो दादा दादी है, नाना नानी है, या बड़े बुजुर्ग है, वो कहानी सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कहानी रहता है वहां हमें सीख देता है अपने नैतिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन के बारे में। तो इसका आंसर ए सही रहेगा। अब यहां पर देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए 13 से 19 नंबर का प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 से लेकर प्रश्न नंबर 19 तक के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। अब आपको पुनः गद्यांश पढ़ना है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। अनेक दृष्टियों में पुस्तकालय बहुत महत्व है। कुछ पुस्तकें बहुमूल्य होती है, किंतु उनका उपयोग सर्वकालिक होता है, जैसे विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ आदि। कई पुस्तकें एक बार पढ़ने से
व्यक्ति के लिए पुरानी पड़ जाती है और उसके लिए पुनः उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रत्येक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि पुस्तकों पर सैकड़ों हजार रुपए व्यय कर सके। इसी कमी को पुस्तकालय दूर करते हैं। लेखकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए तो पुस्तकालय ज्ञान भंडार से कम नहीं होते, एक प्रकार से वरदान ही होते हैं। उन्हें अपने विषय से संबंधित तथ्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें पुस्तकालय ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का अनुपम साधन है। पुस्तकालयों का जितना उपयोग ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाता है, उससे कहीं अधिक मनोरंजन के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है पुस्तक, कई लोग जो है एक पुस्तक को पढ़ लिए, तुरंत बदलकर दूसरे पुस्तक, फिर तीसरे पुस्तक, मतलब महीने में हजार रुपए खर्च करता है। तो ये सब चीज तो नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए क्या है, पुस्तकालय की व्यवस्था। अब पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तक हैं, तो आप अपनी इच्छा के अनुरूप आप सभी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर 13 से 19 नंबर के प्रश्न को। निम्न में से कौन सी पुस्तक सर्वकालिक महत्व नहीं होती? बताइए कौन सी पुस्तक सर्वकालिक महत्वपूर्ण नहीं होती? अभी जस्ट पढ़े थे विश्वकोश पुस्तक, ये सर्वकालिक महत्व होती है। महान ऐतिहासिक ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ, ये भी पुस्तक सर्वकालिक महत्व होती है। एक सिर्फ सतही पुस्तकें जो कि सी ऑप्शन में है, ये रहेगा जो कि सर्वकालिक महत्व की नहीं होती है। आपके गद्यांश में दिया हुआ है। पुस्तकालय किसके ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन का साधन है? बताओ, पुस्तकालय किसके ज्ञान का वर्धन कराती है और मनोरंजन का साधन कराती है? केवल बच्चों के, केवल वृद्धों के, विद्वानों के या जन सामान्य के? आंसर रहेगा जन सामान्य। देखो, जो बहुत सारे पुस्तकों का जगह है उसे पुस्तकालय कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। तो जितने भी जन साधारण के लोग उसमें जा सकते हैं। वहाँ अपनी अपनी, जैसे छोटे बच्चे जा रहे हैं, वहाँ कोई कॉमिक्स पढ़ रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है, बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं। तो ये सभी जो अपने अपने हिसाब से जो पुस्तक है, जो रुचि है, उस हिसाब से वहाँ पढ़ते हैं। तो जन सामान्य इसका आंसर सही रहेगा, जिसके माध्यम से ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजन का साधन इसे कहा गया है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, बताइए पुस्तकालय का संधि विच्छेद है तो क्या रहेगा? पुस्तक धन अलय, पुस्तक धन आलय, पुस्त धन आलय या पुस्तका धन आलय? क्या आ जाएगा इसका आंसर? पुस्तक धन आलय यानी कि पुस्तकालय, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि पुस्तक की विशेषता नहीं है क्या? एक तो जो पुस्तक होते हैं ना वो बहुमूल्य होते हैं, ये भी इनकी विशेषता है। क्योंकि कोई भी लेखक जो होते हैं ना उसमें अपना विचार, संपूर्ण विचार को उसमें शामिल किया रहता है। इसका मतलब ये बहुमूल्य है। उसमें ज्ञान का भंडार रहते हैं, यानी कि वो सागर है ज्ञान का, आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। एक तो मनोरंजन का साधन भी है, क्योंकि आप देखना कई ऐसे पुस्तक कहते हैं जो कि सिर्फ मनोरंजन करने का काम करते हैं। अच्छे अच्छे चीज लिखा है, आप पढ़ रहे हो तो ये मनोरंजन तो हुआ ना। लेकिन एक है अमंगलकारी, ऐसा कोई भी पुस्तक नहीं है जिसको पढ़ने से किसी का अमंगल हुआ हो। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि विशेषता नहीं है। पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है क्योंकि, बताइए पुस्तकालयों की जो आवश्यकता होती है क्यों होती है? आपको समझना है बढ़िया। क्या है, प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता, है ना भाई। हर व्यक्ति पुस्तक पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। पुस्तकालय सामाजिक स्तर दर्शाते हैं, ये भी ठीक है। पुस्तकालय में ही पुस्तकें रखी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। पुस्तकालय में ही शांति से अध्ययन किया जा सकता है, तो ये भी नहीं है भाई, अपने घर में भी कर सकते हो। अब देखो प्रश्न के हिसाब से पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है क्योंकि आंसर क्या रहेगा? ए और बी में छांटना है आपको। इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकते। आप एक चीज को समझना, जैसे बड़े बड़े एग्जाम करते कोचिंग सेंटर के लोग, तो वो कहाँ जाते हैं? पुस्तकालय जाते हैं।
लाइब्रेरी जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास एफर्ट नहीं कर सकते कि इतना सारा पुस्तक को आप खरीद कर पढ़ सके, इसलिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता है, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रत्येक, तो प्रत्येक का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति धन एक, यानी कि प्रत्येक, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लेखकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए पुस्तकालय वरदान है, क्योंकि बताइए, लेखकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए पुस्तकालय वरदान है क्योंकि वहां उन्हें अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब यहां से कुछ सामान्य प्रश्न हैं। भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा यानी कि भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं? बताइए। जो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं उसमें दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं? संकेत बदलना व संकेत मिलना, भाषा का संचरण, संदर्भ में भाषा, सामाजिक भाषिक व्यवहार। क्या हो सकता है इसका आंसर? भाषा का संचरण, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला, उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है? उपचारात्मक, भाई कोई समस्या आ गया, अब उसका उपचार करना है, कैसे उपचार करोगे? परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना। मान लो जाए किसी विद्यार्थी एग्जाम दिला रहा है, अब उसके समस्या है कि कुछ प्रश्नों को हल नहीं कर पाता, यानी कि उनके जीवन में या उनके एग्जाम में वहां समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो उस समस्या का निदान कैसे करोगे? उपचार करके, यानी कि समाधान करके। तो परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना ही उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। चलिए यहां पर देखते हैं, नीचे दिए गए कविता, आपको कविता पढ़ना है, को पढ़कर पूछे गए प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर प्रश्न क्रमांक 27 के सही और सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है, आपको यहां पर कविता को पढ़ना है और कविता को पढ़ने के साथ साथ आपको समझना है। चलिए इसको पढ़ते हैं कि आते ही उपकार याद है माता तेरा, हो जाता मनमुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा, तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरे इस गावे, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे, यह शक्ति कहाँ क्या करे, क्यों हमको लज्जा न हो, हमें, यहां पर रहेगा हमें मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते अहो। देखो यहां पर कहने के मतलब ये है, जो कवि का भाव है ना, ये भारत माता के लिए है। जब अंग्रेजों के द्वारा इसे गुलाम बनाया गया था, उसी के संदर्भ में है। मन तो चाहता है कि तुझे उठाकर अपने माथे पर लगाऊं, अपने शीश पर चढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन क्या करे, तेरा मतलब केवल तुझे शीश झुका सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है, इसके भाव को समझना है, इसके भावार्थ को समझना है, किनका? कविता का। अब इसके बाद इनका आंसर हम देखते हैं, कब मतलब कहां से कहां तक है? 22 से 27 के मध्य। इस कविता में किसे संबोधित किया गया है? बताओ, इस कविता में किसे संबोधित किया गया है? माता को, धरती को, मातृभूमि को, विदेश को। इस कविता में मातृभूमि को संबोधित किया गया है। ठीक है, अपनी मातृभूमि को, भारत भूमि को संबोधित किया गया है। कवि को किस बात का दुख है? बताओ, कवि को किस बात का दुख है? आपने अभी पढ़ा ना। हाँ, अब आपको बताओ कि कवि को किस बात का दुख है। आंसर रहेगा अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा ना कर सके, बी ऑप्शन। यहां पर लिखे ना, यहां पर क्या लिखे हैं? तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरे इस गावे, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे। लेकिन मन तो कर रहा है इसका, लेकिन चढ़ा नहीं पा रहा है, तो इसी के लिए इनको दुख हो रहा है कि इनका सिर ऊंचा ना कर सके। 24वां प्रश्न है, कविता में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? बताओ, कविता में किस स्थिति
की ओर संकेत किया गया है, भक्ति की हानि, कीर्ति गायन की, परतंत्रता की या स्वतंत्रता की। दोस्तों इसका आंसर रहेगा परतंत्रता। याद रखना है स्वतंत्रता नहीं रहेगा, क्योंकि परतंत्रता ये जो है अंग्रेजों के अधीन था भी भारत देश, और उसी को यहां संकेत कर रहे हैं। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद है केवल, यहां पर केवल रहेगा, केवल तुझे शीश झुका सकते आहो पंक्ति में किस विवस्था का वर्णन है। केवल तुझे शीश झुका सकते हो, इस पंक्ति में किस व्यवस्था का वर्णन है। आपको पकड़ना है कि ये जो कवि है इनके भाव क्या कह रहा है। इसका आंसर रहेगा अंग्रेजों की गुलामी करने का। ठीक है, अंग्रेजों की गुलामी करने का इसका आंसर सही रहेगा, जो कि व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मातृभूमि के किन गुणों का उल्लेख किया गया है, बताओ। मातृभूमि के कौन से गुण का उल्लेख किया गया है। पूजनी, उपकार करने वाली, लज्जाशीलता, या लज्जाशीलता शक्तिशाली, या शक्तिशाली पूजनी। आंसर क्या रहेगा। मातृभूमि के पूजनी और उपकार करने वाले गुणों का उल्लेख किया गया है कवि के माध्यम से। ठीक है, पूजनी और उपकार करने वाले के। दोस्तों कई बार जो है प्रश्न बहुत ही फास्ट हो जाता है, तो ऐसे में ना वीडियो को पॉज करके स्वयं से लगाने का प्रयास करना। ठीक है, बताने का तो क्या है, मैं थोड़ा सा रफ्तार ही बता देता हूँ, इसमें कोई धीरे वाला बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करना आप वीडियो को रोक रोक कर अपने हिसाब से आंसर लगाने का। 27 नंबर का प्रश्न है कि कीर्ति का समानार्थी शब्द है, बताओ। कीर्ति का समानार्थी शब्द क्या है। कीर्ति जो होता है ना, यश को कहा जाता है, यश, कीर्ति, वैभव, ये सभी इसी का समानार्थी शब्द है। 28वां प्रश्न, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, बताओ। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है कि किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती है, या बोली और भाषा एक ही है, या एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, या बोली और भाषा पारंपरिक रूप से बोधगम्य है। आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है। एक भाषा है तो उसके अंतर्गत कई क्षेत्रीय बोलियां हो सकती है। निम्नलिखित में से किसे ग्रहात्मक कौशल कहेंगे। ग्रहात्मक मतलब ग्रहण करना। अब मैं क्यों बताऊं, आप लिख कर ग्रहण कर सकते हो क्या, नहीं। तो ग्रहण करने का एक ही तरीका है पठन, यानी कि पढ़कर आपको ग्रहण करना है। दूसरा है श्रवण, यानी कि सुनकर आपको ग्रहण करना है। ये दो ही अवस्था है जो कि ग्रहात्मक कौशल को दर्शाता है। अब दोस्तों ये अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि यथा समय से तात्पर्य है। क्या है, यथा समय से तात्पर्य है। ऑप्शन दिया है समय के अनुसार, समय के बाद, अचानक, या समय से पहले। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।